तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर के प्रहरी हिमालय से। हाँ, हिमालय। देखिए, हिमालय की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। आज जहां ये इतने ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, करोड़ों साल पहले सोचिए, वहां टेथीज नाम का एक उथला सा समुद्र था। समुद्र था? जी हाँ। पहाड़ों की जगह? जी हाँ, समुद्र। फिर क्या हुआ कि धरती के नीचे की जो विशाल परतें हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो हिली, आपस में टकराईं, और इसी जबरदस्त टक्कर से धीरे धीरे ये अजीम पर्वत श्रृंखला ऊपर उठी। मतलब ये एक बहुत धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया थी। अच्छा, तो मतलब ये पूरा पहाड़ी इलाका एक जैसा नहीं है? जी हाँ। इसे भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कोई एक पहाड़ नहीं है, ये पूरी श्रृंखलाएं हैं समानांतर फैली हुई। इसे हम मुख्य रूप से 4 पैरेलल रेंजेस में देख सकते हैं। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय? हाँ, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये श्रेणियां आती हैं। काराकोरम का नाम तो सुना ही होगा, यहीं पर K2 है। K2, गॉडविन ऑस्टिन। वही गॉडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर ऊंची। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ की जलवायु इतनी ठंडी और सूखी है कि काराकोरम और लद्दाख के बीच आपको ऊंचाई वाली तुंद्रा वनस्पति मिलती हैं। मतलब पेड़ कम, झाड़ियां ज्यादा। और कश्मीर हिमालय का क्या? मैंने सुना है वहाँ केसर बहुत होता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। कश्मीर हिमालय में एक खास चीज मिलती है, करेवा। ये असल में झीलों के पुराने तलछट और ग्लेशियर के जमाव से बनी मिट्टी है, बहुत उपजाऊ। और केसर यानी जाफरान की खेती के लिए तो ये दुनिया भर में मशहूर है। वाह! इसी इलाके में डल और वुलर जैसी मीठे पानी की खूबसूरत झीलें हैं, और पेंगोंग तोसो और त्सोमोरारी जैसी खारे पानी की झीलें भी हैं। और हाँ, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा जैसे कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी इसी क्षेत्र में हैं। अच्छा, कश्मीर से थोड़ा दक्षिण की तरफ आएं तो हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ आते हैं। वहाँ का नज़ारा कैसा है? हिमाचल और उत्तराखंड, हिमालय में आपको हिमालय की जो मुख्य श्रृंखलाएं हैं, ग्रेटर हिमालय यानी वृहत हिमालय, फिर लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय, और शिवालिक, ये ज़्यादा साफ दिखती हैं। अच्छा। लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधर रेंज कहते हैं, उत्तराखंड में नागटिब्बा। अच्छा। उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी काफ़ी ऊंची है, 7817 मीटर, और बहुत महत्वपूर्ण भी। और वो जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो भी यही है। कितनी खूबसूरत जगह होगी। बिल्कुल। और शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे कई मशहूर हिल स्टेशन वो इसी ठंडी और सुहावनी जलवायु की देन है। यहाँ एक और खास बात है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ लंबी चपटी सी घाटियां मिलती हैं। उन्हें दून कहते हैं। जैसे देहरादून? ओ हाँ, देहरादून। तो वो एक दून घाटी है। जी। अब थोड़ा और पूर्व की तरफ बढ़ें। हाँ, बताइए। सिक्किम और दार्जिलिंग का हिमालय, वो कैसा है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये अपनी तेज बहने वाली तीस्ता नदी के लिए जाना जाता है। और कंचनजंगा जैसी बहुत ऊंची चोटियां यहाँ हैं। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तीसरी सबसे ऊंची, यही भारत में? जी हाँ, सिक्किम में। यहाँ लेप्चा जनजाति का मुख्य निवास है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस हिस्से में शिवालिक श्रेणी लगभग मिलती ही नहीं है, गायब सी है। उसकी जगह द्वार नाम की स्थलाकृतियां मिलती हैं। ये तराई जैसे इलाके हैं। द्वार? हाँ, द्वार। अंग्रेजों ने इन्हीं द्वार क्षेत्रों की ढलानों का भरपूर इस्तेमाल किया, चाय के बड़े बड़े बागान लगाने के लिए, जो आज भी दार्जिलिंग और इस इलाके की पहचान है। चाय के बागान, बिल्कुल अब समझ आया। और सबसे पूर्व में? अरुणाचल प्रदेश का हिमालय। अरुणाचल हिमालय? ये भूटान हिमालय के पूर्व से शुरू होके दीफू दर्रे तक फैला है। यहाँ कांगतो और नामचा बरवा जैसी प्रमुख चोटियां हैं। नामचा बरवा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के पास से ब्रह्मपुत्रा नदी एक बहुत गहरा गॉर्ज, मतलब घाटी, बना के भारत में एंटर करती है। अच्छा। यहाँ नदियां बहुत तेजी से बहती हैं और उन्होंने बहुत गहरी घाटियां काट रखी हैं। ये इलाका बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिहाज से बहुत समृद्ध है। पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत किस्म के। और यहाँ मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा जैसी कई जनजातियां रहती हैं। इनमें से कई झूम खेती करती हैं। झूम खेती, वो क्या होती है? ये एक तरह की पारंपरिक खेती है। इसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करते हैं। फिर जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो नई जगह चले जाते हैं। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। समझ गई। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि नदियों के आधार पर भी हिमालय को बांटा गया है। हाँ, एक वर्गीकरण वैसा भी है। सिडनी बुराड ने किया था। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा
पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, हालांकि नेपाल हिमालय का ज्यादातर हिस्सा नेपाल में है, और फिर तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। ये भी समझने का एक और तरीका है। काफी विस्तृत है ये हिमालय का क्षेत्र। इन ऊंचाइयों से उतरकर अब भारत के शायद सबसे प्राचीन भूभाग की ओर चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। ये इतना पुराना क्यों माना जाता है? हाँ, प्रायद्वीपीय पठार ये असल में गोंडवाना लैंड नाम का एक बहुत पुराना विशाल महाद्वीप था, उसका हिस्सा है। अच्छा। वो महाद्वीप लाखों साल पहले टूटा और ये हिस्सा बहकर आज की जगह पर आया। इसीलिए ये भारत का सबसे स्थिर और सबसे पुराना भूभाग माना जाता है। अच्छा। ये बना है मुख्य रूप से पुरानी कठोर चट्टानों से, क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित चट्टानें। और क्योंकि ये इतना पुराना है, लाखों सालों के अपरदन मतलब मौसम की मार और घिसाव से यहाँ की नदियां अब ज्यादातर चौड़ी और उथली घाटियों में बहती हैं और पहाड़ियां भी गोलमटोल सी हो गई हैं। घिस गई हैं मतलब? हाँ बिल्कुल, समय के साथ घिस गई हैं। इसे हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। ठीक है, तो पहले मध्य उच्च भूमि, इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? ये नर्मदा नदी के उत्तर वाला हिस्सा है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा। इसमें पश्चिम में है अरावली पर्वतमाला। ये तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। सच में? हाँ। सबसे पुरानी? जी हाँ। अब काफी घिस चुकी है, लेकिन है बहुत पुरानी। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है। माउंट आबू पर जो गुरु शिखर है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर मध्य उच्च भूमि का एक बड़ा हिस्सा मालवा के पठार के रूप में फैला है। और पूर्व की ओर बढ़ें तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार तो खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल, खनिज संपदा के मामले में बहुत समृद्ध है ये। इस पूरे क्षेत्र की एक और पहचान है यहाँ बहने वाली नदियां, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इससे पता चलता है कि इस पठार का सामान्य ढलान इसी दिशा में है। अच्छा, और नर्मदा के दक्षिण में जो त्रिभुज जैसा क्षेत्र है वो दक्कन का पठार हुआ? बिल्कुल, वो त्रिभुजाकार भूभाग ही दक्कन का पठार है। इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी है जो इसे नर्मदा घाटी से अलग करती है, और पूर्व में महादेव, कैमूर और मेकाल जैसी पहाड़ियां इसी का विस्तार हैं। ये पठार पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और पूर्व की तरफ इसकी ढलान कम होती जाती है। और इसी पठार के किनारों पर हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट। इनमें क्या मुख्य अंतर है? हाँ, ये दोनों घाट इस पठार की कह सकते हैं उठे हुए किनारे हैं। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री? हाँ, सह्याद्री। ये पश्चिमी तट के साथ साथ अरब सागर के समानांतर फैला है और ये काफी हद तक लगातार है, मतलब कंटिन्यूअस। ये काफी ऊंचा भी है, औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक, और इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अच्छा। इसे पार करने के लिए कुछ दर्रे हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट। इन्हीं से सड़कें और रेल लाइनें गुजरती हैं। और दक्षिण में केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाला पाल घाट दर्रा है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। अन्नामलाई पहाड़ियों की अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर और नीलगिरी की डोडाबेट्टा चोटी 2637 मीटर ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से हैं। अनाईमुडी तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की ही सबसे ऊंची चोटी है। वाह, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। और पूर्वी घाट, वो पश्चिमी घाट जैसा लगातार क्यों नहीं है, कटाफटा सा क्यों दिखता है? सही कहा आपने। पश्चिमी घाट के मुकाबले पूर्वी घाट कम ऊंचा है और ये लगातार नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उन्होंने इसे जगह जगह से काट दिया है। ओह अच्छा, नदियों ने काट दिया है। जी, इसीलिए ये असंतत है। उड़ीसा की महेंद्रगिरी चोटी इसकी ऊंची चोटियों में गिनी जाती हैं, और दक्षिण पूर्व में शेवरॉय और जावड़ी जैसी पहाड़ियां भी पूर्वी घाट का ही हिस्सा हैं। और वो जगह जहां ये दोनों घाट, पश्चिमी और पूर्वी, आकर मिलते हैं, वो खूबसूरत जगह है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी, जहां ऊटी है? हाँ, वही ऊटी नीलगिरी में ही है। दक्कन पठार की एक और बड़ी खासियत है दक्कन ट्रैप। हाँ, दक्कन ट्रैप, ये क्या चीज है? ये दक्कन पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। महाराष्ट्र का बड़ा इलाका इसी में आता है। ये असल में ज्वालामुखी के लावा के बहने और फिर ठंडा होकर जमने से बना है। सीढ़ीनुमा आकृति बन गई है, इसीलिए ट्रैप कहते हैं। लाखों सालों में ये लावा चट्टानें टूट फूट कर काली मिट्टी में बदल गईं, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी, जी, जो कपास के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल। ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इसने इस पूरे इलाके की कृषि और अर्थव्यवस्था को एक खास पहचान दी है।
पठारों से अब जरा तटीय मैदानों की ओर चलते हैं। भारत के दोनों तरफ तटीय मैदान हैं, पश्चिमी और पूर्वी। इनमें क्या मुख्य फर्क है? हाँ, दोनों में काफी फर्क है। पश्चिमी तटीय मैदान जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच है, वो काफी संकरा है, पतला सा। इसे एक जलमग्न तट का उदाहरण मानते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे जमीन का किनारा थोड़ा समुद्र में धंस गया हो। अच्छा। इसी वजह से यहाँ कई अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह बन गए हैं, जैसे मुंबई, कांडला, मार्मुगांव, कोच्चि। ये जहाज़ों के रुकने के लिए काफ़ी अनुकूल हैं। इसे उत्तर से दक्षिण अलग अलग नामों से जानते हैं। गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ तट, फिर महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ मैदान और केरल में मालाबार तट। मालाबार तट, यहाँ कयाल भी तो पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मालाबार तट की विशेषताएं हैं कयाल या बैकवाटर्स। यह असल में समुद्र का पानी तट के अंदर घुसाने से बनी झीलें या लागून हैं, जैसे वेम्बनाड झील केरल में। ये मछली पकड़ने, नाव चलाने और अब तो पर्यटन के लिए भी बहुत अहम हो गए हैं। और पूर्वी तट वो कैसा है? पूर्वी तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच है, वो पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है और इसे उभरते हुए तट का उदाहरण माना जाता है। मतलब ये फैल रहा है, बन रहा है। यहाँ जो बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा? हाँ, डेल्टा। नदियां अपने साथ लाई मिट्टी जमा करती जाती हैं, जिससे त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है। ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं, खेती के लिए बहुत अच्छे। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील, हाँ सुना है। अच्छा, भारत की मुख्य भूमि के अलावा द्वीप भी तो हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, लक्षद्वीप ये केरल के मालाबार तट से थोड़ी दूर अरब सागर में स्थित है। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये बने हैं प्रवाल यानी मूंगा कोरल से। प्रवाल वो क्या होते हैं? प्रवाल असल में छोटे समुद्री जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। ये अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनके खोल जमा होते जाते हैं, परत दर परत। लाखों सालों में ये जमाव इतने बड़े हो जाते हैं कि समुद्र की सतह से ऊपर आकर द्वीप बन जाते हैं। ये जीव साफ, गर्म और कम गहरे पानी में ही पनपते हैं। अच्छा, तो पूरा द्वीप इन छोटे जीवों से बना है? हाँ, मुख्य रूप से लक्षद्वीप के ज्यादातर द्वीप अटॉल कहलाते हैं। ये अंगूठी या घोड़े की नाल जैसे आकार के कोरल रीफ होते हैं, जिनके बीच में लगून होता है। पहले इन द्वीपों को लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीनी दीवी जैसे अलग अलग नामों से जानते थे। 1973 में इन सब को मिलाकर लक्षद्वीप नाम दिया गया। कवरत्ती इसकी प्रशासनिक राजधानी है। क्षेत्रफल बहुत कम है, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का एक पिट्टी द्वीप है जो इसलिए खास है क्योंकि वहाँ इंसान नहीं रहते। वो एक पक्षी अभयारण्य है। दिलचस्प। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वो लक्षद्वीप से कैसे अलग है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक एक लंबी चेन की तरफ फैले हैं। ये लक्षद्वीप की तुलना में काफी बड़े हैं, संख्या में भी बहुत ज्यादा हैं और ज्यादा बिखरे हुए हैं। इनके बनने का कारण अलग माना जाता है। माना जाता है कि ये समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों के शिखर हैं। मतलब इनका ओरिजिन शायद ज्वालामुखी या टेक्टोनिक गतिविधि से जुड़ा है, कोरल से नहीं। अच्छा, ये तो बड़ा अंतर है। जी, इन्हें मुख्य रूप से दो बड़े समूहों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों समूहों को 10 डिग्री चैनल नाम की पानी की एक पट्टी अलग करती है। 10 डिग्री चैनल? हाँ, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहीं पर वो ऐतिहासिक सेल्युलर जेल भी है। भारत को जो सबसे दक्षिणी बिंदु था, इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही था। लेकिन 2004 की सुनामी में दुर्भाग्य से वो पानी में डूब गया। ओहो, सुनामी का असर। इन द्वीपों की और क्या खासियतें हैं? देखिए, ये द्वीप भूमध्य रेखा के काफी करीब हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म और नम है। यहाँ बहुत घने उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और इस वजह से यहाँ की जैव विविधता, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। एक और खास बात, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यही अंडमान निकोबार में है। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में? जी हाँ, बैरन आइलैंड। कभी कभी इसमें उद्गार होता रहता है और यहाँ कुछ बहुत पुरानी जनजातियां भी रहती हैं।
जैसे जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, शॉम्पेन। इनमें से कुछ तो बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई हैं। उन्हें पीवीटीजीज यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त है। और अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक है, लगभग 738 मीटर ऊंची। बहुत सारी जानकारी है इन द्वीपों के बारे में भी। अच्छा, हमने उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत की बात की। पूर्वोत्तर भारत का क्या? वहां भी तो पहाड़ है, उनका जिक्र कम हुआ। हाँ बिल्कुल, पूर्वोत्तर के पहाड़, जिन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं, ये असल में हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय देहांग गॉर्ज, जहां ब्रह्मपुत्र भारत में आती है, उसके पास एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और फिर भारत की पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ साथ ये पहाड़ियां फैली हुई हैं। अच्छा, तो ये हिमालय से ही जुड़ी हैं। हाँ, उसी का हिस्सा मानी जाती हैं। इनमें पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मीजो या लुशाई पहाड़ियां शामिल हैं। ये ज्यादातर बलुआ पत्थर जैसी नर्म चट्टानों से बनी है और यहाँ बहुत घने जंगल हैं। मणिपुर में लोकटक झील है जो बहुत खास है। उसके ऊपर तैरते हुए द्वीप हैं जिन्हें फुमडी कहते हैं। तैरते हुए द्वीप, वाह। जी। और मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ की जमीन और चट्टानें काफी नर्म और असंगठित हैं। और एक मेघालय का पठार भी है। वो तो नक्शे पर प्रायद्वीपीय पठार से काफी अलग दिखता है। हाँ, ये एक बहुत रोचक संरचना है मेघालय का पठार। असल में भूवैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, उसी पुरानी चट्टानों से बना है। लेकिन हुआ ये कि राजमहल पहाड़ियां, जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा हैं, और मेघालय पठार के बीच की जमीन नीचे धंस गई, जिससे एक भ्रंश घाटी बन गई। इसे मालदा गैप कहते हैं। मालदा गैप, हाँ। बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने इस गैप को मिट्टी पाटकर भर दिया, जो आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का मैदानी इलाका है। तो इस तरह मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। इस पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये नाम तो सुने हैं। इनके नाम यहाँ रहने वाली प्रमुख जनजातियों के नाम पर ही रखे गए हैं। गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति। और खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है मासिनराम, वो जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा औसत सालाना बारिश होती है। ओ, सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह? जी हाँ। वो मेघालय में है? जी हाँ, मासिनराम। ये पठार कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिजों के लिए भी जाना जाता है। कमाल है। मतलब हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्कन की पुरानी काली मिट्टी, फिर तटीय मैदानों की हलचल और द्वीपों की वो अलग ही रंगीन दुनिया तक। भारत का हर कोना अपनी एक अलग भौगोलिक कहानी कहता है, निश्चित रूप से। और ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, हिमालय से निकली नदियां मैदानों को सींचकर उपजाऊ बनाती हैं, पठार हमें जरूरी खनिज देते हैं, तट व्यापार और संसाधनों का रास्ता खोलते हैं, द्वीप अपनी खास जैव विविधता और सामरिक महत्व रखते हैं। सही कहा। ये सिर्फ अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक पूरा जुड़ा हुआ गतिशील तंत्र है, जो यहाँ के मौसम, पानी के बहाव, मिट्टी के प्रकार, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि सदियों से इंसानी बस्तियों और उनके जीवन जीने के तरीकों को भी प्रभावित करता आया है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे ये जमीन का उतार चढ़ाव, ये चट्टानें, ये नदियाँ, ये सिर्फ भूगोल की किताबों के नक्शे नहीं भरती, बल्कि हमारे जीने का तरीका, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, सब कुछ कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा है। आज की इस पूरी बातचीत से अगर एक सबसे अहम बात निकालनी हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण सीख ये समझना है कि भारत की ये जो भौगोलिक विविधता है, ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यही जटिलता इसे संवेदनशील भी बनाती है। हर प्रदेश अपने आप में अनोखा है, पर वो बाकी हिस्सों पर निर्भर भी है। चाहे वो नदियों का पानी हो या मॉनसून की हवाएं, ये सब इन अलग अलग प्रदेशों को एक धागे में पिरोते हैं। इस जुड़ाव को, इस इंटरकनेक्शन को और इस निर्भरता को समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। ये जुड़ाव और निर्भरता, बहुत जरूरी बात कही है आपने। और इसी समझ के साथ अंत में एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं। आज हम सब जलवायु परिवर्तन के इतने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं,
तो ऐसे में भारत की अलग अलग भौतिक प्रदेश, खासकर हिमालय जैसे नाजुक पहाड़ी इलाके या समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सीधे खतरे में आते हमारे तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह, वो किन खास चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे और भविष्य में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर गौर करना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली बार तक जानने और खोजने का ये सिलसिला जारी रखिए।